Welcome to online classes. So today we will discuss part 3. तो अभी तक हमने पार्ट 2 तो कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 कंप्लीट में हमने ये पढ़ा था कि भाई क्या हम कॉलोनीज को ब्लेम कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं अगर एक वे में देखा जाए तो। ये देखा था हमने कि भाई उन्होंने कुछ जो जिनकी वैल्यू थी उन्हीं क्रॉप्स को उगाया, जिन स्पीशीज की वैल्यू थी उन्हीं प्लांट्स को उगाया, बाकी को नहीं उगाया। तो इस वजह से जो है रिप्लेस कर दिए गए चीजें। तो ये सारी चीजें, कई चीजें एक्सटेंड होगी। फिर अब आगे चलते हैं हम, चलिए देखते हैं आगे क्या है भाई आज हमारे पार्ट 3 में। Large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forest. फॉरेस्ट का लॉस करने के फैक्टर्स हम पढ़ ही रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हमने देख लिए, कॉलोनीज को ब्लेम कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई लार्ज स्केल में जो ये डेवलपमेंट हुआ ना प्रोजेक्ट का, उसने भी लॉस किए हैं फॉरेस्ट को। तो ये भी एक फैक्टर है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट करना। उसने भी क्या किया, जंगलों को बर्बाद कर दिया। अब हम ये देखेंगे भाई जंगलों को कैसे बर्बाद किया इस वाले फैक्टर ने। ऊपर तो हमने कॉलोनीज को ब्लेम कर दिया, हम देखें इस वाले फैक्टर ने कैसे बर्बाद किया बढ़िया कॉलोनीज को। चलिए देख लेते हैं, सारे फैक्टर्स चल रहे हैं अभी। तो सिंस 1950 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। आप पैराग्राफ से देखिएगा, एक पैराग्राफ खत्म होता है, एक फैक्टर खत्म होता है, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट, मतलब दूसरा पैराग्राफ फैक्टर शुरू। ठीक है। तो सिंस 1951 ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। कई तरीके के रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बने। कृष्णा गोदावरी रिवर वैली प्रोजेक्ट, महानदी रिवर वैली प्रोजेक्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स बन गए ना, तो उन्होंने जंगल बढ़ा दिए, मतलब जंगल जो है तबाह कर दिए। भाई प्रोजेक्ट बनाने हैं, नदियों से पानी लाना है तो बांध बनाना पड़ेगा। अब डैम बनाओगे तो कुछ को तो काटोगे, तो ये काट कुटा के उसको तबाह कर दिया इन्होंने। पूछेगा कौन, कोर्ट की तो कोई सुनता नहीं है। तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विथ प्रॉपर प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। अब नर्मदा नदी पर ये प्रोजेक्ट बन गया भाई मध्य प्रदेश में, कि भाई ये प्रोजेक्ट बन गया तो इससे क्या हुआ, नर्मदा नदी के आसपास के जो जितने भी जंगल थे वो कट गए। हमने ये भी देखा था जंगल कहाँ पे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में ही ज्यादा है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे ज्यादा जंगल है वहीं पे आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सोच समझ के बनाओ यार प्रोजेक्ट। सरकार को भी सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ ज्यादा जंगल है वहां तो प्रोजेक्ट मत बनाओ, जहाँ कम है वहां बना लो, जहाँ ज्यादा है आप वहीं पे प्रोजेक्ट बना लो। माना कि उनको पानी की जरूरत है पर कहीं और से पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो फिर बैलेंस लेके चलो। ऐसा तो नहीं है, मगर हमेशा आप जानते ही हैं मानव हमेशा विजय रहा है पर्यावरण पे, पर्यावरण हमेशा हारी है। चलिए देखते हैं। मगर फिर उसने अपना बदला भी लिया है, अर्थक्वेक, सुनामी और कई तरीके की चीजों से उसने बदला लिया है। तो देखते हैं, विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। मतलब इतना जो फॉरेस्ट है ना वो खा गया है। ये प्रोजेक्ट जब आया तो इतना सारा जो हमारा फॉरेस्ट था वो तबाह हो गया, भाई खा चुका ही है। कितना खाया, 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट गायब एक ही बार में। अब माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन जो पेड़ पौधों का कटाव हो गया, तो माइनिंग भी एक कारण है, ये कोई फैक्टर है। ये फैक्टर तो कंप्लीट हो गया लार्ज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। अब हमारा एक और फैक्टर है माइनिंग का। माइनिंग ने भी हमारे सारे के सारे पेड़ों को काट के तबाह कर दिया। माइनिंग होगी तो कुछ तो तबाह होगा ही। चलिए देखते हैं क्या क्या तबाह करा माइनिंग की वजह से, पेड़ पौधे काटे। द बक्सर टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक बक्सर टाइगर रिजर्व था। क्या था, बक्सर टाइगर रिजर्व, और सीरियसली थ्रेटन था बाय द ऑनडूइंग डोलोमाइट माइनिंग। तो उसमें क्या है, डोलोमाइट माइनिंग होने लग गई। अब बताओ, एक जगह अपने टाइगर रिजर्व बना दिया तो आपको सोचना चाहिए था भाई टाइगर रिजर्व बन चुका है, माइनिंग रोको। नहीं, डोलोमाइट की माइनिंग करवा दी, माइनिंग करवा दी, पेड़ पौधे कट गए, खत्म किस्सा। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड
द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स। उसने क्या किया, कई तरीके की स्पीशीज रहती थी, अब उन्हें जब वहां का मौसम पसंद नहीं आया, आपको भी कभी कभी दूसरे जगह जाते तो क्या होता है, मौसम परिवर्तन। आप सब एक, मान लो आप मुंबई में रहते, आपको बोला गया आप चेन्नई में जाओ, अब चेन्नई में जाओगे तो क्या जाती वहां पे सेटल हो जाओगे, समय लगेगा, मौसम के अनुसार आप कभी बीमार भी पड़ सकते हो वहां पे, क्योंकि आपका मौसम बदल गया अचानक से। जेट लैग क्यों होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे को जाए तो मौसम भी बदल जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो क्या पेड़ पौधों के साथ जानवरों के साथ नहीं होगा, जो मानवों के साथ हो सकता है, तो यहाँ पे होता है, ये भी दूसरी जगह जाएंगे, बस इनके साथ भी वही, मौसम अलग, परेशानियां, बीमारियां, अपने को बीमारियां होती है, उनको सड़ान होती है, कई तरीके की चीजें होती है मानव जैसी, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। तो माइग्रेशन हो गया, ये सब हो गया, माइग्रेशन किन का हुआ, उनमें से एक था ग्रेट इंडियन एलिफेंट। तो एलिफेंट जो है ये ग्रेट है, मगर इसका ग्रेट होने के बावजूद क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया कि भाई चलो हमारा पैकिंग करो, निकलो यहाँ से। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा दाल पानी हमें नहीं मिलने वाला, चलो। तो ये चीज हो चुकी है, इसने सोचा कि भाई अब यहाँ पे हमें रह नहीं सकते, जो भी खाना वाना था सब तबाह हो चुका है, अब खाएंगे क्या पिएंगे क्या, चलो निकलो यहाँ से, या तो मर गए या फिर एक्सीडेंट हो गए, बात तो एक ही। अब मेनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट, देखिए ये आपको दूसरा ये एक और फैक्टर हो गया। अब आगे चलते, ये कुछ एनवायरमेंटलिस्ट फॉरेस्टर्स बन गए, इनका कुछ पता नहीं क्या करते रहते हैं, एनवायरमेंट तो तबाह हो ही रहा है। होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection। तो जो फ्यूल का वुड है ना, वुड से फ्यूल बन जाता है भाई, कई तरीके की ग्रासिंग हो जाती है। तो इन सब ने भी क्या किया है, फॉरेस्ट को खत्म किया। अब अगर वुड लकड़ी से अगर हम फ्यूल बना पा रहे हैं तो पक्का लकड़ी काटो, लकड़ियां लाओ, तो कहां से लाओगे, फॉरेस्ट हटाओ, लकड़ियां लाओ। अब भाई घास उगानी है, तो घास उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे एनिमल्स है उनको पास्चर लैंड भी तो देना है, तो घास उगानी पड़ेगी, ग्रेजिंग देना पड़ेगा। अब ग्रेजिंग देनी तो पेड़ पौधों काटो, वहां पे कुछ और लगा करो और ग्रासिंग करो, घास उगाओ, तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट कटेंगे, हमें तो फायदा, फॉरेस्ट का क्या, कौन सुनेगा, जब इंसानों की नहीं सुनते तो जंगलों की कौन सुनता है। दो देर में बी सम सब्सटेंस इन देयर ऑगमेंट, मगर फिर भी कुछ सब्सटेंस होता है वहां पे, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by fueling entire the trees। मगर फैक्ट ये कहता है कि भाई आपको फ्यूल फॉडर की जो डिमांड अगर पूरी करनी है ना, तो आप लॉपिंग से कर सकते हो, ना कि सारे के सारे पेड़ पौधों को हटा के। आपने पेड़ पौधों को काट के फ्यूल ले लिया, चारा बनाया, मगर उसकी जरूरत नहीं थी। एक फैक्ट है कि भाई आपको उनको काटने की जरूरत नहीं, बस लॉपिंग करो, जो आपको लेना है लो निकलो। मगर नहीं, आप सब तो सारे ही पेड़ काटोगे, अब सारे ही पेड़ काटोगे तो दोबारा उगने की जो पॉसिबिलिटी वो भी खत्म हो गई, सालों लगते हैं पेड़, एक पेड़ को बड़ा बनने में। अब आप कब लगाओगे, कब क्या करोगे, दोबारा लगा भी दिया तो बड़ा बने नहीं बने। तो ऐसे ऐसे कानून बनते हैं जिनके कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी लोग लोग हैं, सरकार चुनते हैं, सरकार की मानते हैं और फिर सरकार को ही दोष देते हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर डिपॉजिटर्स ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट के इकोसिस्टम्स है ना, कई तरीके के इकोसिस्टम्स होते हैं। अब भाई जंगल है, जंगलों में तो आप सबको पता है एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, एक तरीके इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी बिल्ड है। सांस लेने में भी आसानी होगी, यहाँ तो सांस ले नहीं सकते, इतना पोल्यूशन है। और मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड्स ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। तो इंडस्ट्री ये सब हो रहा है और फॉरेस्ट जो है तबाह हो रहा है, वही बात कर रहा है, डिपॉजिटर्स की बात कर रहा है।
The forest ecosystems are repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals, resources that meet the demands of rapidly expanding industrial urban economy. तो फॉरेस्ट जो ये सारी डिमांडें पूरी कर रहा है, मगर फॉरेस्ट की डिमांड कोई पूरी नहीं कर रहा। उसी तरीके से सरकार की डिमांड सरकार पूरी कर लेती है, पब्लिक की डिमांड कोई पूरी नहीं करता। पब्लिक है सब जानती है, बट क्या करे, पब्लिक को बार बार बोल बोल के रटवाना पड़ता है, बट फिर भी पब्लिक है भूल जाती है। अब सरकार को याद दिला दिला के थक चुके हैं, अब तो ये सोच रहे हैं भाई पेट्रोल तो बढ़ ही चुका है, क्या पता कुछ और भी बढ़ जाए। ये सारी चीजें हो जाती है। अब आगे चलते हैं। द हिमालयन यू इन ट्रबल। तो एक हिमालयन यू है जो ट्रबल में, हिमालय में पाई जा रही है वही है क्या, यू, वो ट्रबल में चल रही है, मतलब वो उसकी तबीयत खराब है। नहीं तब आपकी तबीयत खराब होती है ना, गोली मिलती है। अब इसमें गोली कौन देगा? गोली का तो यही है कि भाई इसका एनवायरनमेंट इसको तो वापस करो, कि जो भी कीट है वो सबको मारो, जो भी इसमें पॉल्यूशन है वो सही करो। जैसे हमारी गोली पॉल्यूशन हमारे पेट का, सबका, बॉडी का सही कर देती है। दैट्स हाउ वी विल क्योर इट। नाउ वी विल सी हाउ वी विल क्योर इट। द हिमालयन यू, द टैक्सेस वलांचेना, is a medicinal plant found in various parts of हिमाचल प्रदेश। ये एक प्लांट है जो कहाँ मिलता है ब्रो, ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू, इससे क्या मेडिसिन दवाइयां बन जाती है इस तरीके की उसे। तो मिलता कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, बड़े बड़े पहाड़ है। और इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, दोनों में पहाड़ है लंबे लंबे, कहाँ तक ढूंढोगे, बहुत ज्यादा डीपली मिलेगा। अब जब इनको मिलना मुश्किल तो कटाई तो करनी पड़ेगी। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसको ढूंढने के लिए आपको चीजें साफ करनी पड़ेगी ना। जब एरिया साफ होगा तो क्या साफ होगा, पेड़ पौधे साफ होंगे, जंगल साफ होगा, फॉरेस्ट होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो बस वही चल रहा है। वो सारे के सारे जो हमारे इकोसिस्टम है वो तबाह, वो ट्रबल में ही है, वैसे ही कम है। आप और ले लो, बचेगा ही नहीं कुछ, फिर उसके बाद ढूंढते रहना। वही है। तो अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टक्सोल, आपने टक्सोल का नाम जरूर सुना, is extracted from the bark, needles, twigs and roots of this tree। ये ट्री है ना, इससे टक्सोल बनता है भाई। अब टक्सोल का कई तरीके से उपयोग होता है हर एक इंडस्ट्री में। टक्सोल का क्या होता है, उपयोग होता है इंडस्ट्रीज में। अब जो टक्सोल का उपयोग होता है इंडस्ट्रीज में, तो इसको तो लेना पड़ेगा, लो पेड़ काटो लो, और क्या। इट हैज सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रीट सम कैंसर्स, कैंसर से लड़ा, अब मानव को बचाना है कैंसर से, तो भाई ये चाहिए। तो आप ज्यादा ही काट दोगे तो फिर ये कहाँ बचेगा, इसलिए काटो इतना कि भाई थोड़ा सा तो ले लो और थोड़ा सा बचा दो कि भाई दोबारा उग जाए। सारा एक बार में मत लो, दोबारा के लिए भी कुछ छोड़ दो, दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दो यार। तो कैंसर से बचाव के लिए जरूरी है, इसलिए इसको बचाना तो जरूरी है भाई। द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। देख लो, बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है। अब कैंसर होती है, हर किसी के दिमाग में क्या आ जाता है, बचना मुश्किल है कि भाई बचना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग है। मगर एंटी कैंसर होने की वजह से ये हमें बचा देगा, तो भाई इसे तो लो, ये बचा सकता है, इसे तो बचाना पड़ेगा भाई। तो द स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मैंने आपको बताया ना, अब कैंसर से लड़ने वाला ड्रग है, तो पक्का है कुछ ना कुछ लोग वहां पे इकट्ठे हो गए होंगे, इनको ले लिया होगा, अपनी मोनोपोली कर दी, भाई हम तो इतनी कीमत पे बेचेंगे, लेना हो तो लो वरना जाओ। अब लोगों को कैंसर है, उनको बचना है, तो वो तो लेंगे, तो घर ज्यादा जमीन सब बेचनी पड़े, मगर कैंसर से बचाव जरूरी, वो लेना पड़ेगा। तो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं सब, मानव भी करता है, तो मानव तो सबसे ज्यादा करता है, अपना भी करता है, खुद का भी नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है। तो इन द लास्ट 1 decade, thousands of yew trees have dried up in various parts of the हिमाचल प्रदेश and अरुणाचल प्रदेश। तो इस वजह से क्या हो गया, कई तरीके के जो ऐसे ट्रीज थे ना हिमालयन यू, वो सूख गए भाई। जब आपने रक्षा नहीं की, हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया, उनका भी एक्सप्लॉइटेशन किया और वो सूख गए। अब जब सूख जाएंगे तो दोबारा से उगाना बड़ी मुश्किल है, दोबारा से उगाना क्या होगा, बड़ा मुश्किल होगा। एक बार सूखी हुई चीज को दोबारा से उगाना आसान थोड़ी होता है। चलिए, पानी चाहिए, कई सारी चीजें चाहिए, जैसा क्लाइमेट भी मिलना मुश्किल है। तो ये हमने देख लिया कि भाई हिमालयन व्यू जो है ट्रबल में है, बचाओ वरना कैंसर की ड्रग नहीं मिल पाएगी। कैंसर की ड्रग नहीं मिली तो कैंसर पेशेंट्स का हाल भगवान भरोसे।
अब क्या करें, यही स्थिति है। कोरोना वायरस तो सब झेल ही रहा है, क्या पता कैंसर से ये ड्रग की भी कमी हो रही है, तो ये सब चीजें होती जा रही है। मानव अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगले फैक्टर्स पे आ जाता है, फैक्टर ही चल रहे हैं जितने फैक्टर्स। तो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग कर रहे हैं लोग, पोचिंग कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, environmental pollution, poisoning and forest fires are factors which have led to the decline in India's biodiversity. तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को इन सबने तबाह कर दिया। देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग हो गई, पोचिंग, कई तरीके की पोचिंग होती है वो कर दी, ओवर एक्सप्लोइटेशन, भाई एक बार नहीं कई तरीके का एक्सप्लोइटेशन होता है वो भी कर दिया इन्होंने। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वही जो एनवायरमेंट है उसका पॉल्यूशन भी इन्होंने किया, खूब ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। पॉइजनिंग करी, और फॉरेस्ट जो है उनमें आग भी लग गई। क्रॉप बर्निंग मैंने आपको बताया था, इतनी बड़ी हो जाती क्रॉप बर्निंग के अलावा कोई चारा नहीं, वरना फॉरेस्ट कटिंग तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो इस वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई, खतरे में, सब खतरे में, मानव तक खतरे में, स्पीशीज तो खतरे में है ही, मानव की अस्तित्व में खतरे में। तभी हम सब ऑनलाइन वीडियोस कर रहे हैं और ऑनलाइन में सब चीजें कर रही है। मानव भी नहीं छूटा, और सारे के सारे हमारे प्लांट्स एनिमल्स वो तो वैसे ही मर ही रहे थे, अब मानव भी मर रहा है। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस। एक्सेस अनइक्वल है, किसी को कम किसी को ज्यादा, जिसके पास मनी उसके पास ज्यादा, जिसके पास मनी नहीं है उसके पास कम। और इस वजह से और एनवायरनमेंट को तो डिस्ट्रक्ट कर दिया, सारे रिसोर्सेज ले लिए और फिर उनको बड़े बड़े दामों पे बेच रहे हो, जिनसे लिया उनको भी उनका कंपनसेशन नहीं दिया, जंगलों में रहते थे उनका भी उनपे हक उन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आजकल हर काम पेपर पे होता है, बट पेपर से कोई दुनिया थोड़ी चलती, जिसका हकदार है उसे वो मिलता ही नहीं। तो इनएविटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, inequitable consumption of resources and differential sharpening of responsibility for environment well-being. तो एक्सेस अनइक्वल है, अनइक्विटेबल कंजम्पशन, डिफरेंशियल शेयरिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, किसी के पास क्या किसी के पास क्या। एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी बड़ी मुश्किल सी बात है। एनवायरनमेंट के लिए बड़े बड़े फंक्शन करने से कुछ नहीं होगा, एनवायरनमेंट को असलियत में बचाना जरूरी है। तो ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना की ज्यादा है, अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो एक बात बताइए, ये पॉपुलेशन वाली कंट्रीज को आप सबने जिम्मेदार दे दिया कि भाई आप सबने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया, तो आपने पहले क्या किया? जो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने भी तो यही किया। आज के टाइम में खुद को डेवलप्ड बताते हैं, और शुरुआत में तो वो भी यही करते थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है किसी को भी, चाहे वो कुछ भी करके निकल जाए, जो जीता उसके साथ निकल लो, सच जूझ गया बाढ़ में। अब चलिए आगे देखते हैं। However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. तो एक अमेरिकन जो है ना, वो कितना 40 गुना कंज्यूम करता है जितना एक सोमालियन करता है। इसका मतलब जहां डेवलप्ड है ना कंट्रीज है, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और हमें तो थोड़ा बहुत हमारी नीड पूरी हो जाए, जो गरीब कंट्रीज है उनकी खाना महीना मिल जाए, बस काफी है। तो गरीब देशों को तो बहुत ही कम चाहिए, और जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे नीड मोर 40 टाइम्स कंपेयर टू सोमालिया एन एवरेज अमेरिकन। दिस इज टू मच। इससे तो कई सारे लोगों का पेट बढ़ जाए, बट अब क्या करें, कई सारे लोगों को इनसे कंज्यूमर बन के आराम से उनका गुजर बसर हो जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो सिमिलरली the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. तो जो richest 5% है ना इंडियन सोसाइटी के, वो इकोलॉजी को डैमेज कर रहे हैं।
because of the amount they consume than the poorest 25%. तो आप देख लो भाई सिर्फ 5% लोग हैं इंडिया में जो इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं, तो बाकी सब नहीं कर रहे, बट फिर भी हम सब इंडियन पॉपुलेशन को दोष देते रहते हैं कि भाई इंडियन पॉपुलेशन एनवायरनमेंट को खत्म कर रही। आप क्या कर रहे हो? 5% लोग हैं सिर्फ जो इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं, और हमारी जो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है उसको लोग दोषी बताते हैं। तो बात सही नहीं है। 5% लोग कर रहे हैं कितना? 25% की। The former shares minimum responsibilities for environmental well-being. तो जो 5% लोग हैं ना, ये एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए कुछ नहीं करते, अपना फायदा निकला और बाहर गई। तो वही एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, ये है इंडस्ट्रियलिस्ट। अपना पैसा निकला, प्रॉफिट निकला, बाय बाय टाटा। इट इज ओवर राइट नाउ। वी जस्ट वांट प्रॉफिट। व्हेन प्रॉफिट इज गॉट, वी विल बी गॉन फ्रॉम दिस प्लेस and we will get some other place to get profit again and again. So the question is, who is consuming what और from where? कि भाई कौन कहां से कंज्यूम कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है, हाउ मच, ये क्वेश्चन होता है कि भाई हमें चाहिए कितना और हम ये कितना रहे हैं। ज्यादा लोगे बीमारियों का खतरा भी, इसी वजह से ज्यादातर अमेरिकन पॉपुलेशन जो है डिसीज से अफेक्टेड है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अभी डू यू नो का फैक्ट देख लीजिए। डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। सब गायब हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा। आधे से ज्यादा, हाफ से ज्यादा जो है गायब हो गए। कितना बचा हुआ? एक होने से भी कम। तो 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट। जहाँ पे पानी था वेटलैंड्स में, वो भी सूख चुके। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पोल्यूटेड। 70% हमारा पानी भी गंदा हो गया, तो हम पिएंगे क्या? 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव्स वाइप्ड आउट। तो मैंग्रोव्स है छोटे नागपुर प्लेटियो इस तरीके के में, वो भी गायब हो गए। तो क्या होगा? एंड विथ कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स, इन सब के ट्रेड की वजह से, और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहे हैं, इन सब हो रहा है। इन सबसे आधी से ज्यादा जो स्पीशीज हैं वो वही एक्सटेंट, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी है और ज्यादा टाइम नहीं है, विलुप्त हो जाएगी। इतनी नदियां हैं इंडिया में, बट फिर भी हमारे पास वाटर की कमी है बिकॉज ऑफ दिस। ये आपको ट्रू फैक्ट्स याद होने जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। ये बायोलॉजिकल इशू नहीं है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस नहीं है, सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट की लाइफ वगैरह को लॉस नहीं है, हमारी कल्चर को भी लॉस है। क्योंकि हमारा कल्चर जो है वनों में बसता है। वी ऑल नो हमारा कल्चर जो है फॉरेस्ट ओरिएंटेड है, बिकॉज वी लव फॉरेस्ट। समटाइम्स वी प्रे फॉर द फॉरेस्ट और वर्शिप फॉरेस्ट। Such losses have increasingly marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spiritually, etc. Within the poor, women are affected more than men. More than men. ठीक है भाई, आप सब जानते ही हैं हमारी जो महिलाएं होती है घर में, हमारी जो वुमेन होती है, दे वर्क मोर कंपेयर टू मैन बिकॉज दे हैव टू formulate the home first. They have to formulate, they have to plan how to conduct their home expenses. तो जो भी है वुमन के हाथ में होता है इन अ होम, और इस वजह से वुमन जो ज्यादा काम करती है, ज्यादा काम करेगी वुमन, उनमें डिसीज ये सब होते रहेंगे। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंक्रीज हाउ वर्क, और इन सबसे क्या कई सारे डिसीज हो रहे हैं, उनको वो डिग्रेडेशन भी हो रहा है, हार्डेस्ट हो रहे हैं वो। पुअर्टी इन दीज केसेस इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. बिल्कुल जरूरी है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। It is imperative to adapt to sound forest and wildlife conservation strategy.
अब हमें लग रहा है कि भाई इनको बचाना जरूरी है, तो भाई इनको कंजर्वेशन कैसे किया जाए इनको। अब हमें क्या देखना है कि भाई इनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए। तो इनका कंजर्वेशन जो है ना वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।